पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका टूर के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 2 टेस्ट मैच, 3 T20, 3 ODIs के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया है। तो 3 डिफरेंट सीरीज होंगी। T20 से स्टार्ट होगा। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 कंप्लीट करेगा। 5 तारीख को आखिरी T20 खेलेगा और यहीं से साउथ अफ्रीका चला जाएगा और T20 से ही स्टार्ट होगा। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि T20 का मोमेंटम T20 से ही स्टार्ट होगा। तो खैर बिना कुछ वक्त जाए किए स्क्वाड पे नजर डालते हैं। इससे सबसे पहले हम बात करते हैं T20 स्क्वाड की। तो बिलाल साहब, आप क्या कहेंगे कि T20 में आपको क्या चीजें नजर आई हैं? सबसे पहला तो जो गोल्डन क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन है, वेयर इज फखर जमान? फखर जमान पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। आई थिंक या तो वो इंजर है, फिटनेस नहीं है उनकी इतनी, इस वजह से नहीं वो इंक्लूड कर सके। इसके अलावा मुझे कोई और रीजन नजर आती। होपफुली वक्त के साथ चीजें क्लियर हो जाएंगी। शायद एक आध दिन के अंदर जब PCB प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो इसको क्लियर कर देगा कि उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। मेरे ख्याल से फिटनेस रीजन ही। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्क्वाड में किसको शामिल नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, फिर हम आगे बात करेंगे। तो अरफात मिन्हास और कासिम अकरम, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के दौरे पर T20 के लिए शामिल किया गया था, बिना कोई मौका दिए ही, बिना आजमाए ही उन्हें साउथ अफ्रीका के T20 से ड्रॉप कर दिया गया है। क्या कहेंगे? जी, एक आधा तो मौका मिल जाना चाहिए था इधर। होपफुली अभी लास्ट मैच है उसमें मौका दे, मुझे तो भी मुश्किल लग रहा है। चलिए, वो तो अभी यंगस्टर है, उनको जाके दोबारा परफॉर्म करें, वापस टीम में जगह बनाएं। होपफुली उनका फ्यूचर ब्राइट है। अगर वो अच्छा खेले, मेहनत की, तो जरूर टीम में आ जाएंगे। क्योंकि अब जिम्बाब्वे सीरीज में उन्होंने एक छोटी टीम अनाउंस की थी, बड़े प्लेयर तक कुछ रेस्ट किया था। जब उन्होंने वापस आना था तो किसी ना किसी को बाहर होना ही था। तो ये इशू हुआ है उनके साथ। लेकिन वो एक आधा मौका दे देना चाहिए था ताकि उनको भी पता चल जाता कि हम किस तरह है। इंटरनेशनल क्रिकेट ही होती है, उस लेवल पे एटलीस्ट वो एक आधा मैच खेल लेते। साहिबजादा फरहान, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि साहिबजादा फरहान को 6 T20 मैचेस के लिए सिलेक्ट किया गया, लेकिन सिर्फ 3 में मौका दिया गया और उसकी बेसिस पे उनको ड्रॉप कर दिया गया। क्या कहेंगे साहिबजादा फरहान का? क्या आपको लगता है कि उनका जिसे कहते हैं कि पत्ता काट दिया गया है, या ये जानबूझकर कोशिश की गई है, या परफॉर्मेंस को मद्देनजर रख के ये सब किया गया है? साहिबजादा फरहान इस T20 स्क्वाड में क्यों नहीं है? ये तो सीधी सी मुझे नजर आ रहा, पत्ता ही काटा गया। और अब वो जो 6 T20 थे उसमें 3 में वहां मौका दिया गया जहां ऑस्ट्रेलिया में, आप जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम थी सामने, और वहां अगर आप देखें तो कोई भी नहीं चला इस तरह से। किसी ने उस तरह से बिग परफॉर्मेंस नहीं थी टीम के लिए। तो वो क्यों कुर्बानी का बकरा बने या क्या हुआ, ये एक समझ से बाहर है। उनको आपने ना अभी तक उन्होंने पाकिस्तानी कंडीशन में डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन आप उनको जाके मौका हमेशा फॉरेन कंडीशन में, सेना कंट्रीज में देते हैं जहां इजी कंडीशन है, कोई लोअर ओपोनेंट है, वहां आप उनको मौका नहीं देना चाह रहे। ये बात मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी बात, उनकी जगह आपने मेहरबिन यूसुफ को लेके आए हैं। वो कहीं से भी T20 प्लेयर नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन वो कहीं से भी T20 के प्लेयर नहीं है। उनकी शॉट्स भी सही नहीं है। अगर आपने फर्स्ट मैच में देखा होगा, जो चौके छक्के भी गए हैं, उतनी एज लग के गए हैं, कोई पीछे से जा रहा है, किसी शॉट पे सही कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो लेके चलने वाले प्लेयर हैं। उनको ट्राई करना था, लंबे फॉर्मेट में ट्राई करना था, लेकिन मैं तो कहना उधर भी जगह नहीं बनती। अभी उनको और रगड़ा खाना था, फिर उनको टीम के अंदर आने की उनकी बनती थी जगह। आप उनको एज अ ओपनर आप शुरू ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें मेरी समझ से तो बाहर है। हसीबुल्लाह खान को T20 से ड्रॉप कर दिया गया, वनडे से भी ड्रॉप कर दिया गया। तो हसीबुल्लाह खान के लिए आप कुछ अल्फाज कहना चाहेंगे? बैकअप ओपनर के तौर पे उस्मान खान को बरकरार रखा गया है, लेकिन हसीबुल्लाह इस टीम में शामिल नहीं है। जी, ये तो क्यूरियस केस ऑफ हसीबुल्लाह खान है। कुछ समझ नहीं आ रही किस साइड पे उनको लेके जाना चाह रहे हैं, ना उनको सही से मौका दे रहे हैं। एक मैच मौका दे दिया, फिर छोड़ दिया, एक मैच मौका दे दिया, फिर छोड़ दिया। इस तरह तो नहीं है। बेचारे ने 2 या 3 का डेब्यू भी हो गए हुए हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली ना उनको मौका मिल रहा है। और सिर्फ बेंच पे बैठे हुए, कई दफा तो बेंच पे भी नहीं बैठे होते, उनको वैसी टीम से बाहर कर देते हैं। अब टेस्ट में भी वो अगर इंक्लूडेड है, उन्होंने खेलना तो नहीं है। 3 टेस्ट रिजवान ही खेलेंगे, 2 टेस्ट सॉरी, दोनों टेस्ट रिजवान ही खेलेंगे। वो सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ बन के जाएंगे उधर। उसके अलावा ODI और T20 में वो है ही नहीं। आप उधर उस्मान खान को मौका दे दिया। अहमद दानियाल और शाहनवाज दहानी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इंजर हो गए हैं या कोई और वजह है? इंजर भी हो गए हैं। मुझे वो दोनों इतने कोई कैलिबर के बॉलर भी लगते कि वो जब बाकी टीम और बाकी बॉलर्स टीम में वापस आए तो उनकी जगह बनती हो। तो वो तो एक आपका अंडरस्टैंडेबल डिसीजन था। अब यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि उन खिलाड़ियों के बारे में कि वो इस टीम के अंदर क्यों हैं।
तो पहला तो आपने क्लियर कर दिया कि उमैर बिन यूसुफ का आपने बताया कि उनमें उस तरह का पोटेंशियल नहीं है कि वो T20 में एक टॉप ऑर्डर के बैटर के तौर पे आप उनको आजमाएं, जहां पे एक आपको एक एक्सप्लोसिवनेस चाहिए होती है, आपको एक तोड़ फोड़ करने वाला बल्लेबाज चाहिए होता है। तो उनके बारे में आपने बताया। दूसरा मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जहां आपने साहिबजादा को ड्रॉप किया, दीगर खिलाड़ियों को ड्रॉप किया, एक नाम यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, हमने कई बार बात की है, इरफान खान नियाजी। क्या रोल है इनका, क्यों ड्रॉप नहीं हुए, इस टीम में शामिल हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी लेकिन बदस्तूर टीम का हिस्सा हैं और चांसेस ये हैं कि वो खेलेंगे भी। तो उस हवाले से आप बात की जाए कि ये मतलब इसको आप थोड़ा सा सम अप करें कि क्या वजह है कि वो इस टीम के अंदर शामिल हैं। ये तो पीछे भी जाने, इरफान ने जाने और सिलेक्शन कमेटी जाने, मेरी समझ से ये चीज़ बिल्कुल वाहिर है। अगर आपने ओडीआई स्कोर चेक किया हुआ, उसके अंदर कोई आपके पास ऑलराउंडर ही नहीं है, ना फास्ट बॉलिंग ना स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। ताकि अब 7 नंबर पे किसकी जगह बनती है आपको पता है, वाज़ेह है, सिर्फ नियाजी ही है उस जगह पे। बात मेरी समझ से बाहर है, आप सिर्फ 4 बॉलर्स के साथ जाना चाह रहे हैं। पता नहीं आप समझ रहे हैं हम 2002 की इंडिया बन जाएंगे सिर्फ 4 प्लेयर्स के साथ। उस वक्त ही क्रिकेट और थी, अब भी क्रिकेट हो रहा है। और उनके बाद जो पार्ट टाइमर थे वो हमारे पार्ट टाइमर थे, तो उस टाइम भी बहुत लास्ट दर्जे बेहतर थे। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग प्रॉपर बॉलर थे। सचिन तेंदुलकर तो प्रॉपर बॉलर थे और अक्सर 10 ओवर करवाते थे। आप युवराज सिंह को भी भूल गए। युवराज सिंह थे और सौरव गंगुली भी थे, उस टाइम पे चल जाते थे वो 10 की बजाय 25 ओवर का मतलब 15 ओवर कराया करते थे और ताकि क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत वो बॉलिंग करते थे। तो अब ये ओडीआई में भी 4 बॉलर हैं। खैर T20 पे हम मतलब अभी फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। तो इरफान खान नियाजी जनाब बाय डिफॉल्ट T20 खेलेंगे, परफॉर्म करें या ना करें वो टीम का हिस्सा है। नंबर 7 स्पॉट उन्होंने अपने लिए लॉक कर दिया है। ये बड़ी एक तशवीशनाक चीज है, बात है। सबसे बड़ा नुकसान ये उसके उस स्पॉट की वजह से आप एक बॉलिंग ऑप्शन को भी आप खत्म कर लेते हैं अपनी टीम में से, क्योंकि उन्होंने 6वें 7वें पे खेलना है। वहां अगर आप एक अच्छा ऑलराउंडर हो या कोई एटलीस्ट बॉलिंग तो करता हो, तो एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ तो आपको फायदा दे। आप उस चीज को लॉक करके आप एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ जा रहे हैं जिसकी अभी तक कुछ उस तरह से परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही। और उसकी बजाय भी अगर हम देखें, तैयब ताहिर को एक आध इनिंग्स खेलने का मौका मिला है पाकिस्तान की जानिब से, उनका ज्यादा इम्पैक्ट नजर आया है। तैयब ताहिर ने उस पोजीशन पे नंबर 6 पर, अगर आपको नंबर 6-7 पे अगर बैटर चाहिए तो तैयब ताहिर ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। हालांकि वो उनका नंबर भी नहीं है, हाँ, वो नंबर के बैट्समैन है। और दूसरी बात, हम नंबर 6 और 7 पे आपने तैयब और इरफान नियाजी दोनों को आपने ऐड किया हुआ है। इनमें से एक ही खिलाड़ी को ऐड करें और उसका नाम है तैयब ताहिर। इस वक्त तो 2 को भी नहीं किया हुआ। अगर बाबर आजम आते हैं तो फिर तो एक ही खेलेगा, इरफान नियाजी होगा। तैयब ताहिर नंबर 7 पे आके क्या करेगा? लेकिन फिर भी चलो तैयब ताहिर ना भी आए तो कहने का मतलब ये है कि जो हालात लग रहे हैं कि तैयब ताहिर बाहर होगा और इरफान नियाजी आएगा। ये इस चीज पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। इरफान नियाजी हम किसी देखे प्लेयर के खिलाफ नहीं है, अगर आपने उनको खिलाना ही है तो आप इस तरह एक बी टीम बनाइए। जैसे आपका जिम्बाब्वे का दौरा है तो आप जिम्बाब्वे टूर पे चलो, आपने उनको खिला लिया, लेकिन आप साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो प्लीज खुदा के लिए वो कुछ ऐसा प्रूव करके आया हो, आपको कुछ नजर आ रहा हो तो फिर भी आप कह सकते हैं। ना उनकी PSL में कोई इतने कोई बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ना उनकी कोई डोमेस्टिक में इतनी कोई बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं जिसकी बेस पे आप उनको टीम में भी इंक्लूड कर सके। 50+ की एवरेज वाला हसीबुल्ला, आपने उसको ड्रॉप करने के लिए 1 मिनट नहीं लगाया। और 28-29 की एवरेज वाला इरफान नियाजी बाय डिफॉल्ट हर मैच खेल रहा है। ये तो PCB के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल ऐसी है। चलें जी, हम स्क्वाड आपके सामने शेयर कर देते हैं। मोहम्मद रिजवान कप्तान होंगे, अबरार अहमद को टीम का हिस्सा बनाया गया है। बाबर आजम टीम में वापस आए हैं। बाबर आजम के मुतालिक आप कुछ कहें, फिर हम आगे चलते हैं। बाबर आजम टीम में वापस आ गए, फॉर्म पकड़नी होगी। इनके लास्ट चांसेस में से एक चांस है और मुझे सबसे बड़ा जो डर है कि बाबर आजम की टेस्ट में किस नंबर पे जगह है। चलिए फिलहाल T20 की हम बात करते हैं। बाबर आजम खेलेंगे, हारिस रऊफ हैं, जांदाद खान हैं, अब्बास आफरीदी हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, इरफान खान नियाजी भी हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं। साइम अयूब को शामिल किया गया है। साइम के मुतालिक भी आप कहें कि साइम के T20 करियर को एक तरह से उनका कमबैक है T20 में, आप क्या समझते हैं? कुछ 1-2 लाइन में सम अप करेंगे। होपफुली कोई 50 कर दें या कुछ कर लें। तो 26-27 मैचों में तो उनका एक भी 50 नहीं है, ये जो कि एक कंसर्निंग बात है। बिल्कुल एक कंसर्निंग बात है कि वो जहां पे 6 वनडे मैचेस में उन्होंने 100 कर लिया, 50 कर लिया और काफी छक्के भी मार लिए। टेस्ट में भी 3 50 हो गई, टेस्ट में भी कर लिया। लेकिन T20 में जो उनका फेवरेट फॉर्मेट लगता है उसमें वो नाकाम दिखाई दिए। इंटरनेशनल फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो बहुत कामयाब है।
अच्छा जी, सलमान अली आगा होंगे वाइस कैप्टन हैं। शाहीन अफरीदी को टी20 में शामिल किया गया है। सुफियान मुकीम टी20 में उनको कंटिन्यू करवाया गया है। तैयब ताहिर है और उस्मान खान है। तो ये पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड है। अब हम जल्दी से ओडीआई स्क्वाड की तरफ मूव करते हैं जिसमें ज्यादा तब्दीलियां नहीं है। मैं स्क्वाड पहले पढ़ लूं फिर हम आगे बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान कप्तान है, अब्दुल्ला शफीक और जो है अबरार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, हारिस रऊफ हैं, कामरान गुलाम हैं, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान। तो ये 3 चेंजेस ही हैं मेरे ख्याल से वनडे और टी20 के अंदर। वनडे में से अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, नसीम शाह बाहर हुए हैं। उस जगह पे मेरे ख्याल से 3 आपके प्लेयर्स हैं। टी20 में 3 रिप्लेसमेंट हैं। उसमें एक अब आपकी अब्बास अफरीदी है रिप्लेसमेंट, एक आपकी उमैर यूसुफ रिप्लेसमेंट है टी20 के अंदर, और तीसरी रिप्लेसमेंट आई थिंक जहादात खान है। तो ये 3 चेंजेस है वनडे और टेस्ट के अंदर। वनडे में अब मैं आपसे बात करूंगा, वही सवाल है कि फखर नहीं है। फखर आपने बता दिया कि अभी कोई क्लैरिटी उस हवाले से नहीं आई। कहा जा रहा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ वापस आएंगे, लेकिन अब वो वापस नहीं आए। अब आप क्या समझते हैं कि साउथ अफ्रीका के इंतहाई इंपॉर्टेंट टूर को अगर फखर ने मिस किया है, अब क्या आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी में मौका देना चाहेंगे? वो भी एक क्वेश्चन मार्क बन चुका हुआ है, बहुत बड़ा व्हाइट बॉल का, क्योंकि अब पाकिस्तान ने मजीद जो क्रिकेट खेलनी है वो तो रेड बॉल खेलनी है। बिल्कुल। उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 2 मैचों की एक सीरीज है, 3 मुल्की सीरीज है जहां पे सिंगल राउंड रॉबिन चलेगा। तो उसमें आपको फाइनल में पहुंचे तो तीसरा मैच मिलेगा, वरना आपको 2 वनडे मैच मिलेंगे। तो क्या उन 2 वनडे मैचेस की तैयारी पे फखर जमान को चैंपियंस ट्रॉफी में डाला जाएगा? अच्छा नहीं होता? यहाँ पर 6 इनिंग्स उनको दी जाती है ओपन करने को, उनका कॉन्फिडेंस वहां होगा। पीसीबी का क्या स्टेटमेंट आती है, फिर ही कुछ कहा जा सकता है कि वो क्या है उनका फखर जमान का इशू। अगर फखर जमान की इंजरी है फिर तो चलो समझ आता है, लेकिन अगर फखर जमान को किसी मैनेजेरियल डिसीजन की वजह से टीम से बाहर रखा गया है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि आकिब जवेद बहुत सपोर्ट करते हैं। आकिब जवेद काफी इंपॉर्टेंट मेंबर बन चुके हैं पीसीबी की सिलेक्शन। वो इनका एक किस्म का हेड है, वो सारा ब्रेन आकिब जवेद ही। और आकिब जवेद तो लाहौर कलंदर के साथ एसोसिएट थे, फखर जमान के साथ वो हमेशा स्टिक किया है। उन्होंने कभी भी उनको नहीं छोड़ा, हमेशा उनको बैक किया है। तो मुझे नहीं लगता कि फखर जमान का कोई इशू हुआ भी होगा तो उन्होंने रिजॉल्व करा दिया होगा इस वक्त। ये इंजरी का ही आप समझते हैं? मुझे इंजरी ही लग रही है। अच्छा जी, सबसे यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, वनडे के अंदर ओडीआईस के अंदर ना आपको आमिर जमाल नजर आएंगे, ना जहादात खान नजर आएंगे, ना अरफात मिनहास, ना कोई और ऑलराउंडर नजर आएगा। क्या वजह है? इस पे कोई रोशनी डालिए। बात पहले हो चुकी है, नंबर 7 इरफान खान न्याजी। तो अब इसके ज्यादा मैं क्या कमेंट करूं? अब यहाँ पर बात यही आती है कि इरफान खान न्याजी की वजह से टीम कितने सैक्रिफाइसेस से गुजर रही है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 7 रीढ़ की हड्डी होता है, और आपने उस रीढ़ की हड्डी पर मतलब एक प्लेयर को लाके बिठा दिया जो ना ऑलराउंडर है, ना कुछ है, ना कोई बैटिंग में उस तरह इम्पैक्टफुल है, ना उस तरीके से ऑलराउंडर है। आप उसकी वजह से आमिर जमाल और जहादात आप अपना 5th बॉलर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो आजकल ही क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कहीं आपको थोड़ा लो स्कोर डिफेंड करना पड़ गया, लाइक लेस देन 200, वहां 5th बॉलर की आपको बहुत जरूरत पड़ती है। आप उसके बगैर कैसे करेंगे? इवन 250 का अगर आप स्कोर डिफेंड कर रहे हैं एशियन कंडीशंस में या वेस्ट इंडीज कंडीशंस में, तो वहां पे तो आप 4 बॉलर से उसको डिफेंड नहीं कर सकते। सेना कंट्री में भी आपका मतलब चांस फिर यही है, 4 बॉलर आपके कोई तबाही मचा दें। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप 4 बॉलर से गए, आपके 4 बॉलर्स ने 40 ओवर से पहले ऑस्ट्रेलिया, और वैसे भी सेना कंट्रीज में भी यही होगा। अगर टारगेट छोटा हो, उनको पता होगा 10 ओवर तो आने हैं। हाँ, 10 ओवर तो आपके पार्ट टाइमर्स के आने हैं, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आजकल तो प्रेशर ही नहीं होगा इस बात का। आजकल के जमाने में तो टीमें इंतजार करती हैं कि यार कोई पार्ट टाइमर, या पार्ट टाइमर के अलावा भी स्पेशलिस्ट बॉलर में देखती हैं थोड़ा जरा कमजोर बॉलर है उसको टारगेट करे, क्योंकि आजकल की टारगेट बेस्ड गेम है। आपका तो पहले से इंतजार में होगी कि यार इन 10 ओवर में हमने 100-120 करना है। बिल्कुल ऐसे। तो फिर तो आप बैकफुट पे चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है। आपने इतने इंपॉर्टेंट टूर पे आपने बगैर किसी परफॉर्मेंस के इरफान न्याजी को कर ये आपको इस टूर में सारा कुछ रिजॉल्व करना पड़ेगा कि आप इस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में कि नहीं। तो एशिया में इस तरह सर्वाइव करना आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है। तो आपने ठीक है उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाया, वो मैं उस पर एग्री करता हूँ। आप जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आप उनको चांस दें, आप जूनियर लड़कों को जितना हो सके चांस दें,
लेकिन खुदा के लिए इस तरह फिर आपने प्लेयर जो डाले हुए हैं उन्हें इंपॉर्टेंट टीमों में टूर्नामेंट चांस दें, लेकिन एटलीस्ट आपका एक पीछे कोर बनी हो, आपकी स्ट्रेटेजी बनी हो कि आपको किस तरह चांस देने। ये तो नहीं कि आप किसी भी प्लेयर को किसी पोजीशन में लाके चांस दे देंगे, टीम का बैलेंस बिगाड़ देंगे और क्या नाम देते हैं, आपकी बॉलिंग स्टेबल नहीं रहेगी। अगर इरफान नियाजी को खिलाते नंबर 6 पे खिलाते, आप ऊपर नंबर 5 पे खिलाएंगे, आप उसकी कैलिबर की नहीं है वो नंबर 5 नंबर 6 पे अच्छे से परफॉर्म कर सके। आपने चलो यार, आप जो भी हम मतलब कहते हैं कि यार इनके कोई रेफरेंस है, कुछ भी है, जूनियर टीम के खिलाफ खिलाना है तो उधर आप उसको नंबर 4 पे खिलाओ, 5 पे खिलाओ, उधर भी समझ आता है। लेकिन ये इस तरीके से टीम के अंदर मुसलसल आप उस पे स्टिक किए हुए हैं। पहले तो हमने ये चीज पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी। आते थे लोग रेफरेंस बेस पे, 1-2 मैच खेलते थे, परफॉर्म नहीं कर पाते थे, बाहर हो जाते थे। बड़े बड़े लोग हैं, जो तौकीर ज़िया साहब पीसीबी चेयरमैन, उनके बेटे जुनैद ज़िया आए, 2-4 मैच खेले, परफॉर्म नहीं किया, बाहर हो गए। लेकिन इरफान नियाजी के केस में हम अजीब चीज देख रहे हैं कि मुसलसल नंबर 7 का स्पॉट उन्होंने मला हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, परफॉर्मेंस कोई नहीं है, लेकिन खेली जा रहे हैं। थोड़ा प्रोटेक्टेड भी हो गए ना, 2-3 मैच में बारी नहीं आई उनकी। हाँ, मैच जल्दी खत्म हो गए, दो ओडीआई में उनकी बारी नहीं आई, बचत होगी उधर। इधर आपको एक ओडीआई में आपकी बारी नहीं आई, दूसरे ओडीआई में आप एंड पे बारी करने आए, वहां पे आपको जो जब आपने नंबर 7 लगा हिटिंग करनी थी, आपसे हिटिंग ही नहीं हुई जिम्बाब्वे के खिलाफ। पहले वनडे के अंदर आपको बिल्ड करना था, आप उधर भी आउट हो गए, 60 पीछे होकर चले गए थे, आप चले हो गए थे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज है। तैयब ताहिर ने ज्यादा इम्प्रेस किया बिल्कुल है। अच्छा जी, ऑलराउंडर तो कोई नहीं, हम समझ सकते हैं इरफान खान नियाजी को सपोर्ट करने के लिए नंबर 7 स्लॉट पे पाकिस्तान टीम ने ऑलराउंडर्स को सेक्रीफाइस किया साउथ अफ्रीका में, जहां बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक फिर सवाल आ जाएगा कि हसीबुल्लाह ओडीआई स्क्वाड में क्यों नहीं है और फैसल अकरम क्यों नहीं है। हसीबुल्लाह से स्टार्ट करें। हसीबुल्लाह का मुझे समझ नहीं आता है, आई थिंक उन्होंने उस्मान खान को चांस दे दिया उसकी जगह पे, एक्स्ट्रा कीपर की जगह पे। और सेकेंडली हसीबुल्लाह का वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी क्या गलती है, खाली मैच के बाद उसको निकाल देते हैं, एवरेज में वाला उसको चांस दें या उसको प्रॉपर उसको करें, या तो उसको डोमेस्टिक में भी आप प्रॉपर जाने दें, या तो आप कि अगर टेस्ट में भी ना रखते चलो डोमेस्टिक ही खेल ले, वो अपने आप की जो डोमेस्टिक में तो एटलीस्ट परफॉर्म करे जाके। इधर आपने उसको लॉक भी कर लिया टेस्ट के अंदर तो पूरे, और ना उसको उधर भी मौका नहीं मिलेगा, बाकी दूसरी जगह तो वैसे ही उसको मौका नहीं मिलेगा। तो वो बिल्कुल आपका जो प्लेयर था जिसकी 50+ की एवरेज थी, वो तो फिर तबाह होकर रह जाएगा, ना क्रिकेट खेल पाएगा और टीम के साथ बैठ के वो अपनी येलो ड्रेस पहन के बैठा रहेगा टीम के साथ, रिजर्व में बैठा, मोराल पे बहुत मोराल पे फर्क पड़ेगा ना आपका। अब जब मैच में आएगा, किसी मैच में मौका मिला, उस पर एडिड प्रेशर होगा कि पता नहीं मुझे अगले मैच भी ना निकाल दें। तो आप हसीबुल्लाह को, मैं सर मेरे अगर हाथ में हो तो मैं तो हसीबुल्लाह को नंबर 7 पे एडजस्ट कर दूं, एटलीस्ट उनकी बैटिंग एवरेज की बेसिस पे। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आध मैच में उनको चांस मिला, थोड़ा उन्होंने कुछ 15-20 रन किए, जो भी एक आध छक्का भी मारा, मतलब लेकर चले थे ऐसी सिचुएशन में जहां आपके सारे बैटर्स नाकाम हो रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर उनको नंबर 7 पे हसीबुल्लाह को अगर मौका दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर हम किसी और। हसीबुल्लाह को सिर्फ 2 मौके दिए गए हैं, एक T20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और एक आपको वनडे के अंदर जिम्बाब्वे के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया वाला जो था T20 को 7 ओवर का T20 था, उसमें सारे फ्लॉप हुए। वाहिद बैटर हसीबुल्लाह था जिसने छक्का मारा था, और दूसरा जो वनडे में दिया, वनडे में जहां मौका दिया वहां 60 पे सारे बैटर फ्लॉप हो गए थे। अब बैकअप कीपर के तौर पर उस्मान खान को ओडीआई में शामिल किया गया, जो किसी भी एंगल से ओडीआई के बैट्समैन नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से ठीक है, वो परफॉर्म कर रहे हैं लिस्ट के अंदर, उनको मौका दे देना चाहिए, लेकिन अब मेरे ख्याल से उनको भी जगह नहीं मिलेगी। आई थिंक 11 में जगह नहीं, वो सिर्फ बेंच में ही बैठेंगे। चैंपियंस कप अभी जो हुआ है ओडीआई का, आई थिंक उसकी बेस पे उनको मौका दिया गया, वहां के वो टॉप परफॉर्मर रहे हैं ना उसके अंदर। चलें जी, व्हाइट बॉल का स्क्वाड आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया। व्हाइट बॉल से अब हम मूव करते हैं रेड बॉल की जानिब, जो कि पाकिस्तान इस टूर पे सबसे आखिर में खेलेगा। और ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी कि आप T20 खेल कर आ रहे थे, अब यहाँ से आप T20 ही खेलेंगे और फिर साउथ अफ्रीका टूर पे आप जब इस टूर को एंड करेंगे टेस्ट मैच के साथ, तो टेस्ट मैच आप खत्म कर आएंगे और फौरन पाकिस्तान में आके 1 हफ्ता 10 दिन के गैप से आप टेस्ट मैच ही खेलेंगे। एक्चुअली सिचुएशन भी ऐसी बन गई, सिचुएशन भी ऐसी बन गई, उनको बॉक्सिंग डे टेस्ट करवाना वो 26 को ही वो स्टार्ट कर सकते थे। हमारे उससे पहले 15 डेज थे अवेलेबल, उसमें वनडे सीरीज और T20 सीरीज इजीली कंप्लीट हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा एक हो गया कि T20 का मोमेंटम T20 में लेके जाएंगे और फिर टेस्ट का मोमेंटम टेस्ट में लेकर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो अब हम
टेस्ट के स्क्वाड पे नजर डालते हैं और आखिर में हम वो गोल्डन क्वेश्चन पूछेंगे WTC का, लेकिन फिलहाल हम टेस्ट की बात करते हैं। तो शान मसूद कप्तान है, सऊद शकील वाइस कैप्टन है, आमिर जमाल को बरकरार रखा गया है, अब्दुल्ला शफीक को एक और मौका दिया गया है, बाबर आजम की वापसी हुई है और हसीबुल्लाह खान को टेस्ट मैच में शामिल कर लिया गया है। कामरान गुलाम है, खुरम शहजाद है, मीर हमजा है, मोहम्मद अब्बास की वापसी हुई है टेस्ट क्रिकेट में और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर होंगे, नसीम शाह है, नोमान अली हैं, साइम अयूब और सलमान अली आगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे पहले बनते हैं, इमामुल हक कहाँ है? इमामुल हक आई थिंक अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर, ये इनको आई थिंक जगह नहीं बनती हुई नजर आ रही उनकी। मुझे तो बाबर आजम की जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही, वो कहाँ एडजस्ट होंगे क्रिकेट में। बाबर आजम किस नंबर पे खेलेंगे, कहाँ उसको उनको एडजस्ट करेंगे? एक ही ऑप्शन है, कामरान गुलाम को क्या ड्रॉप करेंगे? ये वो सर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा करना नहीं चाहिए। नंबर 4 की जब हम पोजीशन की बात करेंगे तो हम बाबर आजम पर आते हैं। फिलहाल इमामुल हक की ये बात हो रही थी कि अब्दुल्ला शफीक काफी अरसे से टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम देखें पिछला उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ डबल सेंचुरी की थी, उसके बाद वो बैटिंग करना भूल गए। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक फ्लैट ट्रैक पे 100 किया, लेकिन बाकी बकाया जो 5 इनिंग्स में वो नाकाम रहे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाकाम रहे और 162 किया, लेकिन फिर गोल्डन डक भी लिया। बांग्लादेश के खिलाफ नाकाम रहे, इंग्लैंड के खिलाफ नाकाम रहे, 100 किया 100। और अब्दुल्ला शफीकी में आपको एक स्पेशल बात बताता हूं कि उनके पास डबल सेंचुरी है, सेंचुरीज हैं, लेकिन उनकी एवरेज अभी भी टेस्ट क्रिकेट में 38 है, बहुत कम एवरेज है। उसकी एक वजह यह है कि उनको ना 0 लेने की बड़ी आदत है। 2024 के अंदर वो 6 डक खा चुके हैं, अब तक 6 अंडे वो खा चुके हैं। सिंगल फिगर में भी आउट होते हैं, अंडे भी बड़े खाते हैं। T20 में उन्होंने 6 इनिंग्स खेली हैं, आप यकीन कीजिए उसमें उनके 4 अंडे हैं। तो ये अंडे लेने की उनकी कोई आदत है, इस पे आप कुछ रोशनी डालिए। आई थिंक रोशनी मैं इस पे क्या डालूं, मेरे ख्याल से वो स्टार्ट के अंदर थोड़ा ज्यादा ही अपना बैलेंस करने में लग जाते हैं, थोड़ा नर्वस होते हैं, इसके होते हैं। सेकेंडली मामूला को आई थिंक मेरे ख्याल इतना कोई गलत डिसीजन नहीं है। अब्दुल्ला शफीक अगर चल रहे थे चलें, अगर आप खेलना चाह रहे हैं तो साउथ अफ्रीका में खेला लें उनको, ठीक है। मामूला फिर आपने वापसी भी करवानी है तो एटलीस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ कराएं कि उसमें क्या बनता है। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप अगर आखिरी मौका देना चाहते हैं अब्दुल्ला शफीक को, सिर्फ वो सेंचुरी की बुनियाद पर जिन्होंने की थी, तो सिर्फ वो एक सेंचुरी इनको बचा रही है इंग्लैंड के खिलाफ, तो शायद वो उस वजह से इनको मौका दिया गया कि 2 टेस्ट में हम देख लेते हैं। पहले टेस्ट में आई थिंक इनका पता चल जाएगा, कुछ ना कर पाएंगे। आई डोंट थिंक सो सेकंड टेस्ट में भी वो खेल। मजे की बात थी कि वो उस मुल्तान की जो पहले टेस्ट की फ्लैट बैटिंग विकेट थी, सेंचुरी की थी और सेकंड इनिंग में गोल्डन डक लिया था। तो उसके बाद डक इन्होंने बहुत ज्यादा लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 2 मरतबा इन्होंने पेयर हासिल किया, 2 बार डक पे आउट हुए और इस बार भी साल 2006 में भी इनके बहुत ज्यादा डक्स आ चुके हैं। खैर आगे मूव करते हैं। शाहीन शाह आफरीदी, साजिद खान, बड़ी खबर के इस टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं है। तो साजिद खान उर्फ साजिद कटप्पा बहुत ज्यादा मशहूर हुए, तो उनके मुतालिक आप क्या कहेंगे कि उन्हें क्यों इस टीम में शामिल नहीं किया गया? उसकी रीजन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम को ये नजर आई कि वो सीमर्स के साथ ही जाएंगी और सीमर फ्रेंडली कंडीशंस ही होती हैं उधर। आई थिंक या तो वो इनको शायद एशियन कंडीशन के स्पेशलिस्ट बताना चाह रहे हैं साजिद खान को, कि वो एशियन कंडीशन में परफॉर्म करेंगे या शायद चले जाए, क्योंकि नोमान अली या साजिद खान इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, दोनों नहीं खेल सकते वहां, तो ये डुओ कामयाब नहीं हो सकता। जो सीधी सी बात है। तो 2 टेस्ट हैं, एक तो लंबी सीरीज भी नहीं है, सिर्फ 2 टेस्ट हैं, इसलिए शायद उन्होंने उसको नहीं लेके गए, सिर्फ एक एक्स्ट्रा सीमर्स ले गए कि शायद वो उनके काम आ जाए। और उन्होंने कहा अगर एक स्पिनर की हमें जरूरत भी पड़ी तो हम नोमान अली के साथ जा सकते हैं, उसके अंदर लेफ्ट आर्म सीमर है, उसके साथ हम जाएंगे तो शायद कुछ हमें तो क्या आपको नहीं लगता कि साजिद अली ज्यादा अटैकिंग स्पिनर हो सकते थे एज कम्पेयर टू नोमान अली, या नोमान अली और साजिद अली को आप सेम एट पार रेट करते हैं? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर, तजुर्बा दोनों में है, लेकिन साजिद अली थोड़े एग्रेसिव हैं और वो थोड़े काम है, कंपोज्ड हैं। आई थिंक वो चाह रहे हैं, अब इसमें भी आप हैरान नहीं हुएगा कि शायद नुमान अली को भी मौका ना मिले, वहाँ एकदम 4 सीमर्स के साथ ही चले जाएं वो। 5वें सीमर के तौर पे आप सलमान आगा स्पिनर के तौर पे आप सलमान आगा को। शाहीन आफरीदी इस स्क्वाड में मुझे नजर नहीं आए।
शाहीन अफरीदी का मुझे लगता है इनको भी समझ लग गई है और एक अच्छा डिसीजन है कि सिर्फ वो व्हाइट बॉल पे फोकस करें। खबरें आ रही थी कि शाहीन अफरीदी व्हाइट बॉल तक अपने आप को महदूद करने का शायद वो भी रीजन हो सकती है। और आई थिंक अगर जितना वो जल्दी समझे उतना बेहतर है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म फॉर्मेट में अगर खेल रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की शेप भी वैसी नहीं है, फ्लेमिंगो लेग्स हैं, तो इतना लंबा वो सर्वाइव तीनों फॉर्मेट में करना उनके लिए मुश्किल है। इससे बेहतर ये है कि आप उनसे 1 या 2 फॉर्मेट में ये वो अच्छे से यूटिलाइज कर लें, वहाँ उनकी परफॉर्मेंस निकाल लें। अगर वो व्हाइट बॉल भी फोकस करना चाह रहे हैं, इट्स ओके, वहाँ फोकस करें। रेड बॉल में अगर आपको बॉलर चाहिए तो आप डोमेस्टिक को तरजीह दें, जो लाइन लेंथ पे बॉलिंग करे, लाइन लेंथ पे कंसिस्टेंट बॉलिंग करें। अब वो बॉल अगर कोई दोनों तरफ स्विंग कर सकता है वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन एटलीस्ट लाइन एंड लेंथ कंसिस्टेंट हो। इस वजह से अब आपने अपने डोमेस्टिक को तरजीह दे के मीर हमजा जैसे बॉलर्स और ये मोहम्मद अब्बास जैसे बॉलर्स, मोहम्मद अब्बास को भी बहुत देर बाद मौका मिला है। मोहम्मद अब्बास की बात देख के मैं हैरान भी हो गया, वो एकदम आपके प्लान में था नहीं, अब एकदम ही आपके प्लान में आ गया और एज भी उनकी साइड पे नहीं है। शायद कुछ चाह रहे हो कि शायद एंड के अंदर वो शायद ये लास्ट 1-2 टूर है उसमें वो कुछ कर जाएं, तो कुछ कर जाएं, शायद वो उनकी बॉलिंग में कुछ ना कुछ तो वो बेहतर करेंगे। इंग्लैंड में तो अभी तक वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अब्बास एक्सप्रेस पेस नहीं है। आपने जो बॉलर यहाँ पर डाले मीर हमजा एक्सप्रेस पेस नहीं है। बॉलर बहुत स्किलफुल है। खुरम शहजाद अच्छे सीम बॉलर हैं लेकिन एक्सप्रेस पेस नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो तीसरी ऑप्शन बनती थी मोहम्मद अब्बास को आपने डाल दिया, वो भी एक्सप्रेस पेस नहीं है। नसीम शाह है आपके पास सिर्फ नसीम शाह है जो पेस के जरिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसी तरह की आप एक चीज पे हैरान हूँ कि यहाँ पर आपको 4 फास्ट बॉलर दिखाई देंगे, 5वें ऑलराउंडर आमिर जमाल हैं। तो इस 5 में से 4 ऐसे बॉलर हैं जो सीम और स्विंग के जरिए करते हैं, 135 मिड 30s में बॉल करते हैं। एक नसीम शाह है जो 140 प्लस है। तो क्या ऐसे पेस अटैक के साथ आप साउथ अफ्रीका को टेस्ट में चैलेंज करेंगे या वो आपको चैलेंज करेंगे? वो हमारी बैटिंग का बहुत ज्यादा चैलेंज करेंगे। मुझे बॉलिंग ज्यादा नहीं है, बॉलिंग कुछ ना कुछ कर लेगी, हमारी बैटिंग बहुत बुरी तरह कोलैप्स होने का मुझे डर है। क्योंकि बॉलिंग के अंदर आपको इस तरह के ही बॉलर चाहिए, अगर एक्सप्रेस पेस बॉलर हो, बाकी 3-4 आपकी लाइन अच्छी हो, सीमिंग कंडीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करें, दोनों तरफ गेंद को मूव करें, आई थिंक वो अच्छा करेंगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज बॉलर का साथ फील्डर को बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम बहुत कैचेस छोड़ती है, कैचेस बहुत निकलते हैं। साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में जहां पर इंडिया ने लास्ट टाइम एक टेस्ट मैच जीता था, 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी, एक हारा था, पहला हार गए थे, दूसरा जीत गए थे। वो जीतने में सबसे अहम रोल कैचेस का था। उनकी कैचिंग बहुत शानदार थी, उनके बॉलर एजेस निकालते थे, क्योंकि उस ऐसी विकेट पे सीमिंग ग्रीन टॉप विकेट्स पे एजेस बहुत निकलती हैं, चाहे जैसे मर्जी आप बैट्समैन हो, तो उन एजेस के ऊपर मुश्किल से मुश्किल कैचेस भी इंडियन फील्डर ले लेते थे। पाकिस्तानी टीम का मसला ये है कि इनकी कैचिंग फील्डिंग बड़ी खराब है। ये बॉलिंग की बेस पे कहते हैं कि उन्हें 10 के 10 विकेटें दिलवाओ, टेस्ट मैच में 20 विकेटें दिलवाओ। अगर आपकी फील्डिंग अच्छी होती, आप ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न का टेस्ट जीत जाते। तो आपकी जो ये कैचिंग की एबिलिटी है, ये आपको टेस्ट मैच में खासतौर पर बहुत तंग करती है, क्योंकि टेस्ट मैच में आप एक कैच ड्रॉप करते हैं, फिर 15-20 ओवर तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो ये आपकी बड़ी जो है ना कमजोरी है। अब साउथ अफ्रीका में, अगर साउथ अफ्रीका को आप चाहते हैं कि आप उनको 150 के अराउंड आउट करें, 150 से नीचे आउट करें, श्रीलंका की टीम ने जाके उनको 182 पे आउट कर दिया। आप भी ऐसे कुछ कारनामे अगर अंजाम देना चाहते हैं तो कैचिंग पे बहुत तवज्जो देनी होगी। और दूसरी चीज, ये खुदा के लिए बैटिंग को लेफ्ट से जो है ना पीछे अपनी जान छुड़ाओ। आप साउथ अफ्रीका जाते हो, आप कहते हो यार हमने 50 पे आउट होना है, तो ये काम आप छोड़ दें। आप 250 का एक टारगेट रखें कि यार अब चलो 250 करेंगे, 200 प्लस 250 करेंगे तक आप सोचें। और एक आध बैट्समैन आपका सेंचुरी का जरूर सोचे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इंडिया गई थी 2018 में, मुझे याद है, तो विराट कोहली का कोई 150 था और पूरी टीम ने 250 किया था। अभी इंडिया की तरफ से केएल राहुल ने भी एक सेंचुरी की थी साउथ अफ्रीका में, और पाकिस्तान के प्लेयर भी पुराने वक्तों में गए हैं तो सेंचुरीज वगैरह करते रहे हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हमने बहुत स्ट्रगल किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया में तो आपका ये होता है ना कि अब हारे, ऑस्ट्रेलिया में भी हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप ना समाओ चांस क्रिएट कर देते हैं, फिर अपनी खराब फील्डिंग या बैटिंग कोलैप्स से आप मैच हारते हैं। साउथ अफ्रीका में तो अब चांस भी आपसे क्रिएट नहीं होता। आप 2007 में आपका आखिरी दौरा था जहां आपने टफ टाइम दिया, आपने एक टेस्ट जीता, तीसरे टेस्ट में भी आपने टफ टाइम दिया, लेकिन उसके बाद फिर आपने जनाबी आली 2013, 2019 आपने 1 साइड मैच हार दिया। आपका चांस ही नहीं था, आप गेम में थे ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो अब देखना यही है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपको करना होगा
तो और अब तो करना चाहिए, क्योंकि अब उस तरह की साउथ अफ्रीका की टीम तो रही भी नहीं है जिस तरह की पहले थी। अब जल्दी से आप बाबर आजम के ऊपर आइए। अगर आपको पाकिस्तान के टॉप 7 जो बैटिंग है इस स्क्वाड में से टॉप 7 आपके कौन होंगे? टॉप 7 जो मेरे होंगे तो मैं अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम को फिलहाल बाहर रखूंगा। ओपनिंग साइम अब्दुल्ला करेंगे। बिग स्टेटमेंट। जी बिल्कुल, मैं कामरान गुलाम को ड्रॉप नहीं करना चाहूंगा। वन डाउन शान मसूद, कामरान गुलाम, उसके बाद सऊद शकील और सलमान अली आगा हैं, और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, यही 7 होंगे। अगर बाबर आजम को खेलना ही है तो फिर ओपनिंग पे किसी को सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि साइन तो नहीं मुझे लग रहे। अब्दुल्ला की जगह शान को ओपनिंग करवाई जाए और बाबर आजम को वन डाउन लाया जाए। मैं बाबर आजम को कामरान गुलाम की जगह पे खेलते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। कामरान गुलाम ने 2 मैचों में अच्छा परफॉर्म किया है, उसे मौका दें, वो कुछ ना कुछ करेगा। वो एटलीस्ट उसके अंदर एक आपको कह लेते हैं पैशन नजर आता है, एक आप उसके अंदर लगता है कि वो कोशिश कर रहा है कि वो किसी ना किसी तरह सर्वाइव करे, बाइक रुक पिच पे रुकने की वो जरूर कोशिश करेगा। और दूसरी चीज ये कि अब ये जो हमारे पास जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, इस तरह के, या फिर ऑलराउंडर आमिर जमाल, तो मैं समझता हूँ कि इनकी ना अब एज भी कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने बड़े रगड़े खाए हैं डोमेस्टिक। अब ये टीम से ड्रॉप होना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये टीम से ड्रॉप होंगे, डिसहार्ट होंगे, एज और ज्यादा इनकी निकल जाएगी, फिर ये अब 33-34 साल की उम्र में ना इस तरह वापस भी नहीं आ सकेंगे, क्योंकि 30+ के बाद अब यही एज होती है। ये लड़के पक चुके हैं, पूरी तरह तैयार हैं, इनको मजीद 5-6 साल बगैर किसी चूं चरा किए इनको मुसलसल खिलाना चाहिए। आप देखते हैं दीगर टीमों के अंदर भी एक स्टैब्लिश प्लेयर 30 की एज के बाद वो फिर बाय डिफॉल्ट खेलते हैं, अनटिल अनलेस के वो बहुत ही बुरा परफॉर्म करें या फिटनेस के मसाइल हों और इस तरह हो। आपने अपने फखर जमान वगैरह आप प्लेयर थे, अच्छे प्लेयर थे, आपने बाय डिफॉल्ट खिलाया, आप फिटनेस के इशूज हैं, टीम से बाहर हैं, तो इन लड़कों को भी इनकी परफॉर्मेंस आ रही है, बहुत परफॉर्म इन्होंने कर लिया, तैयार हो चुके हैं, मुसलसल रेडी हो गए हैं। अब मैं समझता हूँ कि इनको खेलना चाहिए। हाँ, अगर आप बाबर आजम को कोई समझते हैं, आपने एक अच्छी तजवीज़ दी कि अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है, उनको ओपनिंग स्लॉट में कुछ सेक्रीफाइस किया जाए, शान मसूद ओपन करें। यहाँ पे मेरी एक और तजवीज़ है, शायद आपको फनी लगे सुनने में, बाबर आजम को ओपनर ट्राई किया जा सकता है, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमेशा से मुझे फील ये आया है कि बाबर आजम ना मतलब टॉप ऑर्डर में नई गेंद के आगे ना हमेशा मुझे कमाल बल्लेबाज, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो रेड बॉल से डरते भी नजर आते हैं। हाँ, ये तो शुरू से ही है, ये तो 2016 से रेड न्यू बॉल से डरते हुए नजर आते हैं। न्यू बॉल, ओल्ड बॉल, रेड बॉल से वो डरते हैं। आपको याद होगा बाबर आजम जब नए आए थे और 5-6 सेंचुरीज कर चुके थे टेस्ट, अपना ओडीआई क्रिकेट में, बल्कि ज्यादा ही कर चुके थे, लेकिन वो टेस्ट में हमेशा स्ट्रगल करते थे। और बात यही होती थी कि बाबर आजम को ना कलर यूनिफॉर्म पहन के टेस्ट खेलने दिया जाए ताकि टेस्ट के अंदर वो परफॉर्मेंस दिखाएं। तो बाबर आजम ने हमेशा टेस्ट में स्ट्रगल किया। ये बिल्कुल झूठ है कि अगर हम कहें कि नहीं जी वो टेस्ट के भी बड़े स्टार प्लेयर रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाबर आजम ने टेस्ट में हमेशा स्ट्रगल किया। वो टेस्ट के ना मिजाज को समझ नहीं पाए कि टेस्ट का मिजाज क्या है। तो एनीवेज, बहरहाल आप हर बंदा हर खेल का माहिर नहीं हो सकता, वनडे में वो शानदार प्लेयर हैं। तो बहरहाल ये आप बाकी पाकिस्तान टीम के लिए होपफुली पाकिस्तान एक या 2 सीरीज में जीते तो हमें खुशी होगी। मैं तो चाहूंगा कि टेस्ट जीतेंगे तो मैं तो लाइक टेस्ट ऑन द टॉप होगा। बहुत ज्यादा खुशी होगी, जीतता देखना चाहता हूँ पाकिस्तान को इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि आप तो वहाँ कोई सीरीज भी जल्दी ड्रॉ नहीं करके आते हैं। एटलीस्ट ड्रॉ करवा लें, 1-1 से भी टेस्ट हुआ है तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ, बिल्कुल सही। $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान WTC के फाइनल में पहुंच सकता है? नहीं, रियलिस्टिकली मैथमेटिकली आप इन हो अभी तक, लेकिन मैथमेटिकली बताइए जरा जल्दी से। मैथमेटिकली आप इसी तरह इन है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया या अब अगर ऑस्ट्रेलिया है वो उसको अच्छे से क्लीन स्वीप करे इंडिया को, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करे, और दूसरा साउथ अफ्रीका का जो श्रीलंका का से मैच है वो फिलहाल वो ड्रॉ की तरफ जाए, और इंग्लैंड न्यूजीलैंड का जो टेस्ट है उसमें से इंग्लैंड जो बाकी 2 टेस्ट बचे हैं उनमें से 1 टेस्ट इंग्लैंड जीतेगा, तो फिर पाकिस्तान अपने चारों मैच जीते तो फिर कोई चांस है जो कि ना होने वाली बात है। चले, बहरहाल होने को कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान 2022 के फाइनल में भी पहुंच सकता है, नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को भी हरा सकता है। होने को क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बहुत ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इतने ज्यादा परमुटेशन है, लेकिन चलो बहरहाल उन सबसे बड़ी बात है
वो मामला अगर किसी तरह हो भी जाए तो फिर भी पाकिस्तान को तो अपने चारों टेस्ट मैच जीतने हैं, वो असल चैलेंज है। खैर पाकिस्तान को सवाल से भूल के चारों टेस्ट मैच जरूर जीतने चाहिए। तो शान मसूद की ये टेस्ट टीम सबसे पहली बार पाकिस्तान को अभी क्लियर हो जाएगा जब साउथ अफ्रीका से लगेगा सेकंड टेस्ट होगा कि पाकिस्तान का क्या बना है। जैसे साउथ अफ्रीका वो टेस्ट जीतेगा पाकिस्तान मैथमेटिकली ही आउट हो जाएगा। उसको मैं समझता हूँ कि जहन से ना जिसको कहते हैं ना कि भुला कर नहीं, पाकिस्तान अपने चारों टेस्ट मैच जीतने का मैं वैसे ही बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान को अगर अपने लोग चारों सोचने की टेस्ट शायद चांस बन जाए तो मेरे ख्याल से अभी 4-5 दिनों का ही है, उसके बाद मैथमेटिकली आउट होने वाले। पाकिस्तान को अपने चारों टेस्ट मैचेस जीतने चाहिए, अपनी रेपुटेशन को बहाल करना चाहिए और अगले फेज के लिए तैयारी अगले फेज के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगले फेज के लिए तैयारी करे, अपने होम पे स्पिनिंग ट्रैक बनाए और अगले WTC फेज में आपको फायदा ये है कि आपको जिन 2 टीमों से नहीं खेलना उनमें से एक इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया है, तो ये आपके लिए फायदे में चीज जा सकती है। उसको आप कैश करने की कोशिश करें और नेक्स्ट WTC फाइनल खेलने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान ने एटलीस्ट घर पे तो जीतने का फार्मूला ढूंढ लिया। आप देखते हैं सेना कंट्री में पाकिस्तान के पास क्या फार्मूला है जीतने का। तो जिला पाकिस्तान की टेस्ट टीम को शान मसूद 11 को जो है ना हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। मोहम्मद रिजवान की वाइट बॉल टीम के लिए भी हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस 3 में से 2 सीरीज तो पाकिस्तान जीतेगा। अब वो कौन सी होती हैं क्या होती हैं ये खुदा बेहतर जानता है। बहरहाल हम चाहते हैं पाकिस्तान टीम मैचेस जीते और फाइट करके जीते। ये फाइट करके हारने वाला काम भी ना करे, फाइट करके जीते, डोमिनेट करे। और वनडे में बहुत जो है ना वनडे में और T20 में आपका स्क्वाड चैलेंज उनको कर सकता है। तो मेरा ख्याल है लेकिन वनडे में इनको मुझे खुशी होगी कि अगर वनडे के अंदर और टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ। मैं अब फिलहाल अभी T20 को प्रायोरिटी नहीं देना चाह रहा हूँ। आप उसके अंदर मिक्स एंड मैच करें, अपने बंदे टेस्ट करें, आप 2026 के लिए तैयार करें। अभी आपने वनडे इसलिए देखना है क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2025 में, इसलिए आपको वनडे में जीत बहुत जरूरी है, आपको मोरल बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा टेस्ट मैचेस तो हमेशा जरूरी होते हैं, आपको नेक्स्ट WTC फेज के लिए भी तैयार होना है। इसलिए मुझे वनडे और टेस्ट अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करती है मुझे दिल से बहुत ज्यादा खुशी होगी। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।